हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आप सब ध्यान से पढ़ते होंगे और वीडियो को शेयर और कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा। इस हम अभी तक इस चैप्टर में इतना सब कुछ पढ़ लिए हैं। आप सभी का कर्तव्य होता है कि सब सब कुछ एक तरफ से सभी सब कुछ जो सब पढ़ाया गया है उसको याद करना और वीडियो को एक एक मतलब एक सीक्वेंस से देखना होता है। ये नहीं कि आज जो वीडियो पढ़ा उसको देखें, पहला लेक्चर छोड़ के दूसरा पे आ जाए, दूसरा छोड़ के तीसरा पे। एक तरफ से देखिए, नोट्स बनाइए, फिर लेक्चर को बार बार देख देख के उससे आप रिवीजन करिए। आज आज या कल तक ये चैप्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो आप सभी को बताया जाएगा कैसे एक सीक्वेंस से पढ़ा जाता है। कल हमने पढ़ाया था कल हमने क्या पढ़ाया था? कल हमने पढ़ाया था कि जो होता है कृत्रिम परागण क्या होता है। मानव के द्वारा कराया गया परागण को कृत्रिम परागण कहते हैं। फिर उसके बाद आज हम पढ़ाएंगे दोहरा निषेचन क्या होता है। निषेचन तो सब लोग जानते हैं, जब एक नर युग्मक मादा युग्मक मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण करते, उसी प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। और दोहरा ये तो मनुष्यों में हो गया। पेड़ पौधों में निषेचन जो होता है उसमें एक निषेचन होता है, एक डबल निषेचन, दोहरा निषेचन हो, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन। दोहरा निषेचन का मतलब होता है यह एक आवृत बीजी पौधों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। यह पहले इसको में देखिए, दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी? दोहरा निषेचन की खोज नवासिन ने किया था। दोहरा निषेचन की खोज किसने किया था? दोहरा निषेचन की खोज नवासिन ने की थी। फिर उसके बाद देखिए किस पादप पे किए थे इन्होंने? लीलियम फ्रैटिलेरिया पादप पे किए थे। लीलियम फ्रैटिलेरिया पादप पर इन्होंने दोहरा निषेचन की प्रक्रिया का अध्ययन किया था। ये थे दोहरा निषेचन जो होता है आवृत बीजी पौधे का एक विशिष्ट लक्षण होता है। यह आवृत बीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण है। विशिष्ट लक्षण है। यह जो होता है आवृत बीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण होता है। अब देखिए दोहरा निषेचन युग्मक संलयन एक होता है, एक त्रिसंलयन। दोहरा निषेचन का परिमाण जो होता है त्रिगुणित होता है, भ्रूणपोष होता है। इसके आगे देखिए एक होता है युग्मक संलयन, दोहरा निषेचन में है युग्मक संलयन, और एक होता है त्रिसंलयन। दोनों को ध्यान से देखते रहिए। त्रिसंलयन युग्मक संलयन में जो होता है एक नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक और एक मादा युग्मक, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। दोनों को संलयन करेंगे, नर युग्मक मादा युग्मक को एक साथ। युग्मक संलयन में नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक एक साथ संलयन करेंगे तो एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं युग्मनज। एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है जिसे कहते हैं युग्मनज। युग्मनज जो द्विगुणित होता है। युग्मक संलयन होता है नर युग्मक का मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक मादा युग्मक आपस में संलयित होकर द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। यह क्या होता है? युग्मक संलयन होता है। अब त्रिसंलयन किसे कहते हैं? त्रिसंलयन में
भ्रूण कोश के अंदर एक ध्रुवी केंद्र पाया जाता है जो होता है द्विगुणित और एक नर युग्मक। ध्रुवी केंद्र नर युग्मक आपस में संलयित होकर एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करते हैं जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक विकसित होकर प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण करती है। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष ही दोहरा निषेचन का अंतिम परिमाण होता है। देखिए त्रिसंलयन में जो होता है, त्रिसंलयन में ध्रुवी केंद्र होता है, ध्रुवी केंद्र जो द्विगुणित होता है, ध्रुवी केंद्र होता है जो कितना होता है, दो गुणित, और एक होता है ध्रुवी केंद्र होता है एक नर युग्मक। ध्रुवी केंद्र कहाँ पाया जाता है, कमेंट में करके बताएंगे आप लोग, ध्रुवी केंद्र कहाँ पाया जाता है। ध्रुवी केंद्र द्विगुणित होता है, नर युग्मक अगुणित होता है। द्विगुणित और अगुणित मिलकर एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करते हैं। त्रिगुणित संरचना को क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। त्रिगुणित संरचना को क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के बाद यह विकसित होकर प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण का जो त्रिगुणित होता है, और इससे यह विकसित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इतना समझ में आया ना क्या होता है। त्रिसंलयन ध्रुवी केंद्रक नर युग्मक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है जो दोहरे निषेचन का अंतिम परिमाण होता है। सेंटेंस में कैसे लिखना है, दोहरे निषेचन में एक ध्रुवी केंद्र और नर युग्मक आपस में मिलकर एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करते हैं जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है जो दोहरे निषेचन का अंतिम परिमाण होता है। इसके बाद देखिए भ्रूणपोष जो होता है, दोहरा निषेचन यही होता है। अब अगली हेडिंग रहेगा भ्रूणपोष क्या होता है। अगली हेडिंग है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या होता है, इसे नर्स टिश्यू भी कहते हैं। नर्स ऊतक भी कहते हैं, ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि भ्रूण के निर्माण से पहले भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। जो प्रारंभिक भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण
भ्रूण से पहले भ्रूणपोष का निर्माण क्यों हो जाता है? क्योंकि यह प्रारंभिक भ्रूण को, जब भ्रूण का प्रारंभ होता है तो उसको पोषण प्रदान करता है, इसीलिए भ्रूण से पहले भ्रूणपोष का निर्माण होता है। यह आवृतबीजी पादपों का एक विशिष्ट लक्षण है। यह है आवृतबीजी पादप का विशिष्ट गुण होता है। गुण होता है। यह त्रिगुणित संरचना है। यह त्रिगुणित संरचना होती है। अब भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं? अब देखिए, भ्रूणपोष जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष। भ्रूणपोष 2 प्रकार के होते हैं। अगला हेडिंग रहेगा भ्रूणपोष के प्रकार। भ्रूणपोष के प्रकार। भ्रूणपोष के प्रकार में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, और एक होता है कोशिकीय भ्रूणपोष मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, और एक होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष को हम क्या कहते हैं? नारियल का पानी, उदाहरण में हो जाएगा नारियल पानी। और कोशिकीय भ्रूणपोष में नारियल की गिरी। नारियल होता है, जो नारियल के अंदर पानी होता है, नारियल है उसके अंदर जो पानी होता है वो मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। और नारियल की गिरी जो व्हाइट व्हाइट होता हुआ कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। इसका उदाहरण है मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण होता है नारियल पानी। नारियल पानी। और कोशिकीय भ्रूणपोष में नारियल की गिरी। नारियल की गिरी क्या होता है? कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। और नारियल पानी ये क्या होता है? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष। अब मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष किसे कहते हैं? देखिए, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष में मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष में मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष में केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। फिर उसके बाद कोशिकीय भ्रूणपोष किसे कहते हैं? कोशिकीय भ्रूणपोष में केंद्रक विभाजन के बाद कोशिकीय भ्रूणपोष में केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिकीय भ्रूणपोष कहलाता है।
कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है? केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव का विभाजन या कोशिका भित्ति का विभाजन या होता है, उसे मुक्त कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब देखिए भ्रूण क्या होता है। अगली हेडिंग है भ्रूण। अगली हेडिंग क्या होता है? भ्रूण क्या होता है? भ्रूण का निर्माण कैसे होता है? इसमें देखिए भ्रूण का निर्माण एक नर युग्मक मादा युग्मक मिलकर युग्मनज, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। देख लीजिए सिंपल भाषा में, पहले नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? किसका? युग्मनज, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज से भ्रूण का विकास हो जाता है। इसी प्रक्रिया का भ्रूण का विकास होता है। पर इसको डिटेल से पढ़ना हो, एक बीजपत्री में भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, दो बीजपत्री में भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, इस प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया जैसे युग्मनज के बाद भ्रूण का निर्माण हो जाता है। फिर युग्मनज जो होता है प्राक भ्रूण, प्राक भ्रूण के बाद गोलाकार भ्रूण, गोलाकार भ्रूण के बाद हृदयाकार भ्रूण, हृदयाकार भ्रूण के बाद एक परिपक्व भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। परिपक्व भ्रूण में परिवर्तित होने से यह जो बताएं हमें द्विबीजपत्री का विशिष्ट लक्षण है। देखिए पहले भ्रूण क्या होता है। भ्रूण के निर्माण से पहले भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है, ये तो सब लोग जानते हैं। निर्माण होता है, भ्रूण के निर्माण से पहले भ्रूणपोष का निर्माण होता है। फिर उसके बाद एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में भ्रूण के निर्माण में अंतर होता है, परंतु उनका प्रारंभिक विकास समान होता है। दूसरे पॉइंट क्या है? एक बीजपत्री भ्रूण, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में प्रारंभिक भ्रूण का निर्माण, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में भ्रूण का निर्माण भ्रूण के निर्माण में अंतर होता है, अंतर होता है। क्या होता है? एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री में भ्रूण के निर्माण में अंतर होता है, परंतु प्रारंभिक भ्रूण का विकास समान होता है। प्रारंभिक भ्रूण का विकास समान होता है। भ्रूण क्या होता है? एक बीजपत्री द्विबीजपत्री भ्रूण के निर्माण में अंतर होता है, परंतु प्रारंभिक जो विकास होता है सब में समान होता है। देखिए एक लाइन में कैसे बता, फिर उसके बाद अभी डायग्राम से कैसे बताया जाएगा, पहले एक लाइन में देख लीजिए। सबसे पहले युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज, युग्मनज का निर्माण, युग्मनज का निर्माण होता है।
युग्मनज से प्राक भ्रूण का निर्माण होता है। युग्मनज से प्राक भ्रूण का निर्माण होता है। प्राक भ्रूण जो होता है, प्राक भ्रूण से एक गोलाकार भ्रूण का निर्माण होता है। गोलाकार भ्रूण का निर्माण होता है। गोलाकार भ्रूण से गोलाकार भ्रूण से हृदयाकार भ्रूण का निर्माण होता है। हृदयाकार भ्रूण के बाद एक परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है। परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है। एक बीजपत्र दो बीजपत्री दोनों में समान है, परंतु इसमें एक है, हृदयाकार भ्रूण जो होता है वह केवल द्विबीजपत्री में होता है। केवल द्विबीजपत्री भ्रूण में केवल। युग्मनज से प्राक भ्रूण से गोलाकार भ्रूण, गोलाकार भ्रूण से हृदयाकार भ्रूण, हृदयाकार भ्रूण से परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है। देखिए एनसीईआरटी के डायग्राम में कैसे है। देखिए एक एनसीईआरटी में डायग्राम कैसे है आप लोग। जो हृदयाकार भ्रूण होता है केवल द्विबीजपत्री में निर्माण होता है और किसी में नहीं होता, इतना आप लोग याद रखिएगा। आप लोग से एक क्वेश्चन है, परागकण का आकार कितना होता है और यह कै गुणित होता है। कमेंट में जरूर बताइएगा परागकण का निर्माण कैसे होता है और यह कै गुणित होता है, इसका आकार कितना होता है। कमेंट में करके बताइए। और भ्रूणपोष और भ्रूणकोष में अंतर क्या होता है। होमवर्क में आप लोगों में है, भ्रूणपोष और भ्रूणकोष में अंतर क्या होता है, इसको आप लोग को लिखना है और कमेंट में फोटो इसके भेज दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे किसका सही है किसका नहीं। भ्रूणपोष और भ्रूणकोष में अंतर क्या होता है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए आप लोग
दोहरा निषेचन क्या होता है, आप लोग यहाँ से देखिए। दोहरा निषेचन, इसके परिमाण में एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज की संरचना होती है। द्विगुणित कोशिका जो होती है उससे युग्मनज का निर्माण होता है। दूसरा नर युग्मक, केंद्र की कोशिका में स्थित दो ध्रुवी केंद्र, अभी बताए थे ना, ध्रुवी केंद्र और नर युग्मक मिलकर, इसमें वही लिखा हुआ है। केंद्र की कोश, देखिए यहाँ से है, एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा पराग कोश के बीज जीव द्रव में दो नर युग्मक अवमुक्त होते हैं। जीव द्रव में दो नर युग्मक अवमुक्त होते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संलयित होकर युग्मक संलयन करते हैं। युग्मक संलयन का होता है एक नर युग्मक एक मादा युग्मक। मतलब नर युग्मक जो होता है अंड कोशिका की ओर गति करेगा और युग्मनज संलयन मतलब संलयित होकर जुड़कर युग्मनज का निर्माण करते हैं, इसे युग्मक संलयन कहते हैं। युग्मक संलयन के बाद यहाँ पे देखिए यही बता, एक नर युग्मक जो होता है अंडे की तरफ, नर जो नर होता है अंडे की तरफ गति करता है, अंड कोशिका मतलब मादा युग्मक की ओर गति करता है और उसमें धंसने के बाद उसका संलयन होता है, जुड़ने के बाद संलयन होता है जिसमें युग्मनज का निर्माण होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, त्रिसंलयन जो होता है, ध्रुवी केंद्र और नर युग्मक दोनों मिलते हैं। तो उसके मिलने के बाद प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के बाद भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष के निर्माण के बाद भ्रूणपोष क्या होता है, यह आवृत बीजियों का एक विशिष्ट गुण होता है। फिर उसके बाद भ्रूणपोष के प्रकार क्या होता है, भ्रूण क्या होता है, भ्रूण का विकास और प्रारंभिक विकास सब समान होता है, परंतु अभी इसमें कल हम बताएंगे इसका स्ट्रक्चर, युग्मनज का निर्माण कैसे हुआ, फिर प्राग भ्रूण का निर्माण कैसे हुआ, फिर गोलेकार भ्रूण का निर्माण कैसे हुआ, फिर हृदयाकार भ्रूण का निर्माण कैसे हुआ, फिर उसके बाद परिपक्व भ्रूण में कैसे विकसित हो गया, उसमें पूरा कल डिटेल से पढ़ाया जाएगा कल के लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं तक है। आज सब लोग दो ही हेडिंग पढ़ाएगा, आज का काम आज करते जाइएगा तभी आपको आगे समझ में आएगा। एक आइएगा एक लेक्चर देखने के बाद एक लेक्चर छोड़ के देखे तो कभी नहीं समझ में आएगा। आज भ्रूण के प्रारंभिक विकास तक आपको पूरा पढ़ना है और पूरा को पूरा रिवाइज करना है। आज का लेक्चर यहीं तक है।